हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे अगले चैप्टर एग्जम्पशन अंडर जीएसटी के बारे में अपनी चर्चा। ये जो एग्जम्पशन अंडर जीएसटी है ना, ये चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स दिए गए हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैं यहाँ पर कई मेमोरी टेक्निक लगाकर और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज करवा के इस चैप्टर को याद करवा दूं, ताकि एग्जम्पशन में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। कोई चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए, एग्जम्पशन चैप्टर से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे अभिनव झा की अनोखी कक्षा के साथ। अगर आपने हमारा नोट्स अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप cscsvideos.com की वेबसाइट पर जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लोगे, जहां से सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो है नोट्स मांग सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर एग्जम्पशन अंडर जीएसटी के बारे में। जैसे आपका सेक्शन था कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन नंबर 10, ठीक है, सेक्शन नंबर 10 था कंपोजिशन स्कीम के लिए, पिछले चैप्टर में देखा था। वैसे यहां पर सेक्शन है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 आपको कहता है एग्जम्पशन की शुरुआत यहां से होती है। एग्जम्पशन की शुरुआत यहां से होती है। गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपको एग्जम्पशन देती है। कैसे देती है? तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से हमेशा देती है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि सी लिखकर घेर दूंगा, तो मतलब जीएसटी काउंसिल यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको शॉर्ट में मैंने सी लिखकर घेर दिया है, ठीक है। ये हमने सिंबल बनाया हुआ है जीएसटी काउंसिल के लिए, क्योंकि बार बार ऐसे शब्दों का उपयोग होगा एग्जाम में, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि गवर्नमेंट जो होती है वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से एग्जम्पशन जो होती है नोटिफाई कर सकती है किसी भी सप्लाई के लिए, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो चाहे सर्विस का सप्लाई हो। सरकार जो है एग्जम्पशन दे सकती है, ठीक है, एग्जम्पशन दे सकती है स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के केस में, ठीक है। तो यहां पर गुड्स सर्विस और बोथ के केस में जो है एग्जम्पशन दिया जा सकता है, सरकार दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है। अभी गवर्नमेंट मतलब कौन होगी? अगर जिसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, जो भी मामला है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो जहां तक सेक्शन 11 की बात हम लोग करते हैं तो इसमें 3 सबसेक्शन आते हैं, 11 का 1, 11 का 2 और 11 का 3। 11 का 3 जो होता है, इसके रिस्पेक्ट में एक नया सर्कुलर है। वो सर्कुलर आपको बड़ा आश्चर्यजनक सर्कुलर लगेगा, तो इस सर्कुलर का नाम हम देते हैं आश्चर्यजनक सर्कुलर, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। ये बोलता है आपको जनरल एग्जम्पशन के बारे में, जनरल एग्जम्पशन के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक प्रकार का जनरल एग्जम्पशन है, यानी कि सबको अप्लाई होता है, ठीक है। जनरल एग्जम्पशन आपको या तो एब्सोल्यूट दिया जा सकता है या फिर कंडीशन बताकर कि ये कंडीशन को पूरा करो तभी दिया जा सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट कंडीशन होता है। अगर विदाउट कंडीशन होता है तो आप उसको मैंडेटरी एग्जम्पशन बोलोगे, आप उसको मैंडेटरी एग्जम्पशन बोलोगे, ठीक है। यानी कि आपका एब्सोल्यूट जो यहां पर क्या बोलते हैं कंडीशन, मतलब मैंडेटरी एग्जम्पशन इसको आप बोलोगे। यहां पर होल और पार्ट का जनरल एग्जम्पशन दिया जा सकता है। होल और पार्ट जो भी आपका टैक्स बनता है, ठीक है, होल और पार्ट का एग्जम्पशन दिया जा सकता है। अब यहां पर जो ये पार्ट शब्द आता है, इसी पार्ट के लिए आपको सेक्शन 11 ने एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन एक्चुअली क्या होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम का आप चैप्टर देखोगे, उसमें एक कंसेप्ट देखोगे ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पर एग्जम्पशन आपको मिल जाता है ना, उस चीज का आप आईटीसी नहीं ले सकते हो, उस चीज का आईटीसी नहीं ले सकते हो। अगर आपको टैक्स नहीं देना है एक्सेप्ट जीरो रेटेड सप्लाई, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते हो, ब्लॉक्ड क्रेडिट आपको आईटीसी में मिलेगा। तो यहां पर बोला गया है कि आप आईटीसी तो नहीं ले सकते हो, एग्जम्पशन है तो, और ना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने किसी को सप्लायर किया तो मेरा रिसिपिएंट से मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, जो भी दाम लिया, सामान का दाम लिया, उसके अलावा मैं जीएसटी का के नाम से भी पैसे वसूलता हूं, वो वसूल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर जब पार्ट एग्जम्पशन है, जब जनरल एग्जम्पशन में यहां पर बोला गया कि भाई साहब पार्ट एग्जम्पशन है, तो उस परिस्थिति में जितना पार्ट आपका इफेक्टिव रेट होता है ना, उतना आप कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 बोलता है। ये क्या बोलता है कि आप क्या कर सकते हो कि इफेक्टिव रेट से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 18% का रेट है और 10% मात्र एग्जम्पशन है, तो 8% के रेट से मैं कलेक्ट कर सकता हूं, इफेक्टिव रेट बोलकर मैं कलेक्ट कर सकता हूं। एक्सप्लेनेशन ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जानी कि पूरे या पार्ट का एग्जम्पशन मिलता है। 11 का 2 क्या कहता है? ये बोलता है स्पेशल
स्पेशल ऑर्डर से एग्जामेशन। अब ये एग्जामेशन जो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में दिया जाता है, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर से एग्जामेशन कैसे मिलता है, तो ये आपका एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है, ठीक है। और जो ऑर्डर होता है उसमें एक्सप्लिसिट लिखा हुआ रहता है कि ये एग्जामेशन किनको किनको दिया जा रहा है और किस कंडीशन पर किस सिचुएशन में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला, एक्सेप्शनल नेचर का एग्जामेशन आप स्पेशल ऑर्डर से दे सकते हो सरकार लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर होल ऑफ ड्यूटी का एग्जामेशन दिया जाता है, होल ऑफ टैक्स का एग्जामेशन जो है वो आपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने जानी। तो यहां पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी एग्जामेशन जो देती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जामेशन देती है। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के हित में ही कोई भी एग्जामेशन दिया जाता है। पब्लिक का अगर अहित होगा तो कोई एग्जामेशन दिया ही नहीं जाएगा, तो उसको एग्जामेशन बोलेंगे ही नहीं। ये एग्जामेशन जो होता है जनरल वाला, वो नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में दिया जाता है, और स्पेशल वाला स्पेशल ऑर्डर से दिया जाता है। जनरल वाला एग्जामेशन सबको अप्लाई होता है, और स्पेशल वाला जो है जो इस सर्कमस्टांसेस में फॉल करता है उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने देखी अब तक, ठीक है। यहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 और जो सबसेक्शन 2 में, तो आप जो जनरल एग्जामेशन की जब बात करते हो ना, तो इसमें जो भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, ठीक है, उसको लगभग सारी चीजों को बता दिया गया है। जैसे कि खुला आटा, आपका अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया कि दूध हो गया, अंडा हो गया, दही हो गया, ठीक है, लस्सी हो गया। ये सारी चीजें जो होती है, अगर ये क्या चीजें होती हैं, अनब्रांडेड टाइप की है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जामेशन दिया गया है, ठीक है। जनरल एग्जामेशन में ये आता है। अब यहां पर हम लोग चर्चा विशेष बाद में करेंगे, अलग अलग चीजों पर एग्जामेशन की चर्चा हम लोग अलग अलग करेंगे। 11 का 3 हमको क्या कहता है, 11 का 3 हमको क्या कहता है कि ये जो भाई साहब आप नोटिफिकेशन दिए हो ना, ये जो नोटिफिकेशन से इसको एग्जाम्प्ट किए हो या फिर इसको एग्जाम्प्ट किए हो, तो जिस दिन आप नोटिफिकेशन देते हो ना, उसके 1 साल के अंदर अंदर में आप क्या कर सकते हो, 1 साल के 1 ईयर का टाइम है, आप क्या करते हो, उस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, उस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा जिस दिन पहली बार नोटिफिकेशन दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए 11 का 1 का नोटिफिकेशन 15 मई 2019 को इशू किया गया है, 11 का 1 का नोटिफिकेशन 15 मई 2019 को इशू किया गया है, तो 15 मई 2020 तक का समय रहेगा कि इस इतने दिनों के अंदर में आप क्या कर सकते हो, इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन इशू कर सकते हो। ये जो एक्सप्लेनेशन होगा उसका इफेक्ट कब से रहेगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो बोला गया है कि 15 मई यानी कि पहली बार जब आपने नोटिफिकेशन इशू किया था 15 मई 2019 से इफेक्टिव रहेगा इस एक्सप्लेनेशन की वैलिडिटी। अब ये सर्कुलर क्या बोला कि भले ही ये जो 15 मई 2020 को आपने नोटिफिकेशन इशू किया, मान लीजिए एक दिन पहले इशू किया, 14 मई 2020 को इशू किया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 1 जनवरी 2020 से ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव रहेगा। ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा वो 1 जनवरी 2020 से रहेगा। सर्कुलर ने इसी बात पर विडंबना खड़ी कर दी। सर्कुलर ने बोला कि जब लॉ साफ साफ 11 का 3 कहता है कि 15 मई 2019 से, यानी कि इंसेप्शन ऑफ नोटिफिकेशन के दिन से, पहली बार जब नोटिफिकेशन दिया गया था 11/1 का या 11/2 का, उस दिन से इफेक्टिव रहेगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। तो आप कौन होते हो 1 जनवरी 2020 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने वाले? नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा हो, इफेक्टिव डेट कब से माना जाएगा? इंसेप्शन के दिन से माना जाएगा, इंसेप्शन के दिन से माना जाएगा। यह आपका सर्कुलर नया है, मई 20 एग्जाम के रिस्पेक्ट का यह सर्कुलर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारी बात जो बताई गई है नोट्स में, आप देख सकते हो कि 11 का 1, 11 का 2 और 11 का 3 में वही बातें लिखी गई है जो मैंने आपको बताया है। फिर सेक्शन 11 को मैंने यहां पर बेयर एक्ट से भी बता दिया है, 11 का 1, 2 और 3। फिर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर में यहां पर आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, इफेक्ट होल और पार्ट लेविएबल। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इफेक्टिव रेट से कलेक्ट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन आपको क्या बोलता है कि इफेक्टिव रेट से आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था 10% का ही केवल डिस्काउंट है, 18% का रेट है, 10% का ही केवल आपको एग्जाम्पशन दिया गया है, तो 8% कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर अंदर में इशू करना है। अब इसी 11 के 3 के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या करना है, सर्कुलर दिया गया है। यह बोला गया इफेक्टिव फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द एंट्री के इंसेप्शन के दिन से वैलिडिटी होगी।
ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने जानी। तो सेक्शन 11 उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सरकार लोग होती है वो जनरल एग्जामिशन या स्पेशल ऑर्डर से स्पेशल एग्जामिशन दे सकती है। जनरल एग्जामिशन एब्सोल्यूट या कंडीशनल दे सकती है। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट कंडीशन, ठीक है, ये पूरे या पार्ट ऑफ ड्यूटी पर टैक्स पर दिया जा सकता है। स्पेशल ऑर्डर वाला जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्सप्लिसिटली बताते हुए होल ऑफ टैक्स से एग्जामिशन दिया जा सकता है। ठीक है, 11 का 3 में हम लोगों ने देखा कि जो भी आपने एंट्री करी है एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशू करके एग्जामिशन दिया है, ठीक है, उसके एग्जामिशन देने के दिन के 1 साल के अंदर अंदर में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से एक्सप्लेनेशन जो है इंसर्ट किया जा सकता है। सर्कुलर बोलता है कि जो भले ही आपका जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। इंसेप्शन ऑफ द नोटिफिकेशन से उसका इफेक्ट माना जाएगा अगर 1 साल के अंदर अंदर में इशू किया गया था, तो प्रॉपर्ली इशू किया गया था तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन 11 के बारे में जाना। अब जो हम लोग यहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं एग्जामिशन के बारे में, वहां से हमारा मुख्य तौर पे मुद्दा स्टार्ट होता है। हम लोग यहां पर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग एग्जामिशन के बारे में जानेंगे, जिसको याद रखना और ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर के एग्जामिशन में के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले जानवरों की बात आती है। जानवरों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 2 चीजें आती है, एक बर्ड्स और दूसरा एनिमल। साफ साफ बोला गया है। अब इन लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वेटनरी क्लिनिक से इन लोगों का जो भी हेल्थ चेकअप या फिर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, या फिर उसका डायग्नोसिस होता है या केयर होता है, ठीक है, वेटनरी क्लिनिक द्वारा, तो ये एग्जाम्प्ट है। पहला एग्जाम्पशन ये है। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे जानवरों में आपको पता है कि हाइब्रिड जानवर तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ऑफ लाइव स्टॉक यहां पर शब्द बोला गया है, एक्सेप्ट हॉर्स। ठीक है, तो जानवरों का जो भी आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, पौधों की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर लाइव स्टॉक की बात हो रही है। तो उस परिस्थिति में वो भी आपका जो भी कंसिडरेशन यहां पर दिया जाता है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। फिर जहां तक आपको पता है कि जो एस्योरर है ऐड करती है स्टीम सेल प्रिजर्व करने का, ठीक है, तो कोड ब्लड बैंक आप क्या करते हो, अस्पताल में जाते हो, बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी जो मम्मी की नाभि और उसकी नाभि जब कटती है तो वहां से सेल को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि भविष्य में कभी भी उस बच्चे का कोई भी शारीरिक अंग खराब होगा तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उसके जो मम्मी के पेट वाले सेल से जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो कोड ब्लड बैंक का स्टीम सेल प्रिजर्व करने का जो सर्विस देते हैं, स्टीम सेल प्रिजर्व, तो ये भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर कोई बंदा बतौर ऑपरेटर है, ऑपरेटर की तरह काम करता है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो वेस्ट होता है ना, उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट करता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट उसका ट्रीटमेंट करता है। कोई बंदा अगर ऑपरेटर है और बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करता है तो आपका क्या होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा, ये सर्विसेज जो है आपकी एग्जेम्प्टेड होगी। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट शब्द हम लोगों ने देखा, तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का बायोमेडिकल वेस्ट की बात आ गई। अब हमारी बात आती है कि एक और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि आपका पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह का जो सर्विस दिया जाता है, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, अस्पताल जाएगा तब ना इलाज होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है, एम्बुलेंस और अदर मीन से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट होता है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हेल्थ केयर सर्विस देता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज बाइक, जो यहां पर क्या होता है, बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पारामेडिसिस, 3 चीजों को यहां पर कवर किया गया है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट,
मतलब कोई भी क्लिनिक या अस्पताल बना के आप जो हेल्थ केयर सर्विस देते हो, ठीक है, या फिर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, AMP में मैंने यहां पर उसको शॉर्ट में लिखा, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पारामेडिसिस, तो ये सर्विस भी जो है एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अब यहां पर बात आती है हमारी कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पारामेडिसिस, ये हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है, ये हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है। तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज में कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें नहीं आती है। तो हेल्थ केयर सर्विस में साफ साफ बताया गया है कि डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट या केयर करते हो आप, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट या केयर करते हो आप, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ध्यान से सुनो, कोई भी प्रकार का इंजुरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी इंक्लूड हो गया, इंजुरी, चोट वोट लग गया, बीमार पड़ गए, इलनेस हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया, एबनॉर्मल हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। तो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये काम करवाते हो, कोई भी ऑथोराइज मेडिकल तरीके से, चाहे वो एलोपैथी हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, जितना नाम आपको आता है सब यहां पर कवर हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करते हो, या तो कोई इंजुरी है, या फिर आपको क्या करते, इलनेस है, डिफॉर्मिटी है, या फिर आपका प्रेगनेंसी है, या फिर एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसको किसी भी आप जो है, जो आपका किसी भी मतलब यहां पर लिस्ट दिया गया है वही आएगा, लेकिन जितना नाम आप जानते हो सबका लिस्ट दिया गया है, इंक्लूड। अब देखो इसमें योगा भी दिया गया है, योगा हो गया, एलोपैथी हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, उसके बाद आपका नेचुरोपैथी जिसको बोले, आयुर्वेदा बोले, होम्योपैथी बोलो, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब एक बात और आती है कि इसमें तो यानी कि ये एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन कहीं कहीं पर टैक्स लग जाता है। अब टैक्स कहां पर लगेगा, GST कहां पर लगेगा। अगर मान लीजिए कि बाला मतलब बाल उड़ा हुआ है, टकला है, ठीक है, तो उसने क्या किया, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ठीक है। मेरे को जॉनी लीवर का चेहरा बहुत पसंद है, वो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा के लगवा लिया जॉनी लीवर का चेहरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका टैक्स लग जाएगा वहां पर, वो सर्विस जो हमने लिया। तो हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर बाल उड़ गया है तो उसको ठीक करवाया, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, तो इस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है, टैक्स जो है लग जाएगा। लेकिन यहां पर भी अगर किसी बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एक्सेप्शन है यहां पर भी। अगर रिस्टोर या रिस्टोर करने के लिए या फिर आपका क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जैसे आग लग गया और आग में मेरा चेहरा जल गया और तब मेरे को नया चेहरा दिया गया, तो मेरे बॉडी फंक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया गया, तो उस परिस्थिति में वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ सर्कुलर भी आते हैं। क्या सर्कुलर आता है कि क्या हॉस्पिटल में जो आपको रूम मिलता है ना, रूम मिलता है या फिर बेड मिलता है भाड़े पर, ठीक है, बीमार पेशेंट को, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा। जी हाँ, सर्कुलर बोलता है कि जो आपका रूम और बेड का जो भी चार्ज है, रेंट वगैरह, वो एग्जेम्प्ट होगा पेशेंट और उसके अटेंडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको सीनियर डॉक्टर वगैरह को हॉस्पिटल में बुलाना पड़ता है या किसी कंसल्टेंट को या टेक्निकल बंदे को बुलाना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में उनके लिए भी आपको खर्चे लग जाते हैं, तो उनका भी सर्विस जो है एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। सीनियर डॉक्टर और टेक्नीशियन या कंसल्टेंट, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ये बात भी सर्कुलर ने ही बताया। अभी कभी कभी किसी अस्पताल में क्या होता है कि आपको खाना पीना भी दिया जाता है, डाइटिशियन यानी कि डाइट के हिसाब से आपका केयर करने का वो पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको मील वगैरह भी दिया जाता है, अब मील वगैरह दिया जाता है, इसमें दो बातें होती है। आपको हॉस्पिटल एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट देता है, आपको कंसिडरेशन चार्ज करके बतौर बोलकर जो है कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अलावा इन एडिशन आपको ये सर्विस भी दिया जा रहा है कि खाना पीना आपको अस्पताल की तरफ से ही दिया जाएगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया कि आप जो है ये डाइट लो, और वहां पर मान लीजिए हॉस्पिटल के बाहर आप जाते हो या हॉस्पिटल में ही देखते हो कोई कैंटीन है और वो पेशेंट के लिए उस तरह का डाइट बनाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो कि एक तरह से ये आपका कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सेपरेट जो है सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो अदर के केस में आपका टैक्स लग जाता है, ये सर्कुलर बोलता है, ये सर्कुलर बोलता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक बात और आती है जो कि इसी के संदर्भ में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है या 12AA का जो इनकम टैक्स एक्ट वाला जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होता है ना, वो लोग हैं, ठीक है। वो लोग क्या सर्विस देते हैं, अगर ओल्ड एज होम चलाते हैं, ओल्ड एज, अब उसमें बूढ़े लोगों का जो है वो मेंटेनेंस करते हैं, खाना पीना देते हैं या किसी भी तरह से उनका केयर करते हैं, ओल्ड एज होम, तो 25,000 पर मंथ तक, 25,000 पर मंथ तक पर मेंबर जो चार्ज किया जाता है ना, तो 25,000 तक एग्जेम्प्ट है। तो ओल्ड एज होम वाले का 25,000 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, अगर 12AA का ट्रस्ट रजिस्टर्ड करके या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी ने अगर ये सर्विस दिया है, ठीक है। दूसरा सर्कुलर हमको क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ये लोग रिहैबिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, किसी भी तरह से रिहैब सेंटर वगैरह चलाते हैं, रिहैब, ठीक है, तो ये रिहैब सर्विस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। ये बात भी नया नया सर्कुलर आपको बताता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जानी। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, प्लीज आप मेरे साथ कॉपरेट करोगे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सेक्शन 11, इसमें जनरल एग्जामिशन और स्पेशल ऑर्डर से एग्जामिशन देखा था, और फिर देखा था कि जो भी एंट्री का डेट होगा ना, उसके एक साल के अंदर अंदर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकते हो एग्जामिशन के रिस्पेक्ट में। और सर्कुलर में हम लोगों ने जाना था कि इफेक्टिव डेट कब से होगा, तो इंसेप्शन ऑफ द एंट्री से इफेक्टिव डेट होगा, ठीक है। जनरल एग्जामिशन में हम लोगों ने देखा था कि एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है, होल या पार्ट एग्जामिशन हो सकता है, लेकिन स्पेशल में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्सप्लिसिट लोगों को होल टैक्स से जो है एग्जामिशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ केयर सर्विस में वेटनरी क्लिनिक जो होता है एनिमल या बर्ड्स की सेवा करने का, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है। आर्टिफिशियल इंसीमेशन जो किया जाता है घोड़े को छोड़कर, हॉर्स को छोड़कर, किसी भी लाइफ स्टॉक का, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। कोड ब्लड बैंक से स्टीम सेल प्रिजर्व करना, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। ऑपरेटर अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करवाता है तो वो भी करता है, तो एग्जेम्प्टेड होता है। फिर आपका हेल्थ केयर सर्विसेज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिसिन अगर हेल्थ केयर सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल में आपको जो है डाइट के हिसाब से खाना पीना दिया जाता है, सर्कुलर ने बोला कि हॉस्पिटल देता है तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक सेपरेट सर्विस की तरह लिया जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं, बतौर कंपोजिट सप्लाई ही केवल एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, खाना पीना जो दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है वो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिसिन और आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देगा, जिसमें आपने देखा था कि डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर करना, ठीक है, किसी इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी वगैरह का ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि प्रैक्टिस से, यानी कि एलोपैथी, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक का, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, इन सब से दिया जाता है। तो लेकिन यहां पर जो है हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करने का सिचुएशन हो तो, ठीक है। फिर अस्पताल में जो रूम किराए पर आपको मिलता है तो बेड और जो भी आपका बेड का चार्जेस बनता है या रूम का चार्जेस बनता है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सर्कुलर ने बोला कि सीनियर डॉक्टर या फिर टेक्निकल या फिर अदर कंसल्टेंट को बुलाते हो अस्पताल में, उसका पैसा जो लगता है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 12AA या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी अगर ओल्ड एज होम चलाती है तो 25,000 पर मेंबर तक एग्जेम्प्ट होगा, सर्कुलर ऐसा बोलता है। और आपको सर्कुलर क्या बोलता है कि आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर ये लोग चलाते हैं 12AA वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी वाले, तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज में हम लोगों ने जाना। मैं आपको फिर से बता दूं, हेल्थ केयर सर्विस में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले जानवरों की चर्चा की, इंसान से पहले जानवर, ठीक है। तो आपका वेटनरी क्लिनिक जो होता है एनिमल और बर्ड के लिए हेल्थ केयर चेकअप वगैरह करवाते हो, उस पर वेटनरी क्लिनिक में जो भी आप उनका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट या केयर करवाते हो जानवरों का, उसमें एनिमल और बर्ड का, तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, हाइब्रिड जानवर तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हो, लाइव स्टॉक का, घोड़े को छोड़कर, हॉर्स को छोड़कर, हॉर्स को छोड़कर, हॉर्स को छोड़कर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना एग्जेम्प्टेड होगा। बच्चों का जो है स्टीम सेल प्रिजर्व करवाते हो कोड ब्लड बैंक के द्वारा, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर ऑपरेटर बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करके देता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज अगर आप लेते हो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू या पैरामेडिसिन के थ्रू, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट या केयर करना जो है हेल्थ केयर सर्विस कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार का इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी और ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेते हो, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिस से लेते हो, ठीक है, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस से लेते हो, एलोपैथी, योगा या नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी को जो है वो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिस बोला गया है। ठीक है, तो इन सबका ट्रीटमेंट करवाओगे, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिस है तो एग्जाम्प्ट होगा। यहां पर बात करते हैं हम लोग कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर वो किसी बॉडी फंक्शन को रिस्टोर या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया गया है तो ही एग्जाम्प्ट होगा, नहीं तो शौक से करवाते हो तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। हॉस्पिटल में जो रूम का रेंट लगता है, बेड का चार्ज लगता है, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनको जो बुलाते हैं उनका पैसा देते हैं, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी अगर ओल्ड एज होम चलाती है तो 25,000 महीने तक का पर मेंबर का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चलाते हैं ये लोग तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने हेल्थ केयर सर्विस की कहानी संपन्न की। अब जो हमारी कहानी होगी वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर की तरफ से होगी। अब जब हम लोग बात करते हैं कि जब हेल्थ पर ध्यान दे दिया, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पर ध्यान दे दिया, अब पूजा पाठ करने का वक्त है कि अब ठीक हो गए। जब हम लोग मंदिर से जब घर गए तो घर में पता चला कि लीगल जो है हमारे ऊपर केस किसी ने ठोक डाला है, यानी कि लीगल सेक्टर अगला सेक्टर हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग जब बात करेंगे चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर के बारे में तो अब हमारी चर्चा शुरू होने वाली है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। यहां पर बात आती है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। तो हम लोग अब दूसरे सेक्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर के बाद चैरिटेबल एंड रिलीजियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जहां तक बात करते हैं कि रामदेव बाबा के लिए यहां पर छूट विशेष दी गई है, तो चैरिटेबल एक्टिविटी में योगा इंक्लूड करते हुए बोला कि 12AA का जो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का जो सेक्शन आपने देखा था 12AA जिसमें कमिश्नर से रजिस्ट्रेशन लिया जाता था। ठीक है, तो 12AA का जो आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर करते हो, चैरिटी करते हो, यानी कि सीधे चैरिटी इंक्लूडिंग योगा करते हो, तो उस पर योगा करवाते हो, इसकी वजह से जो पैसे लेते हो वो पैसे जो है एग्जम्प्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका 12AA का चैरिटेबल एक्टिविटीज और योगा एग्जम्प्टेड है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर आप कोई रिलीजियस सेरेमनी या एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो, रिलीजियस या एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो, ठीक है, जिसमें आपका सारी चीजें आगे, जिसमें पूजा पाठ, हवन, उसके बाद जो है भंडारा और उसके बाद जो है आपका सत्संग वगैरह करवाते हो, भागवत कथा वगैरह करवाते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो रिलीज सेरेमनी और एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग नहीं, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर कैलाश मानसरोवर या फिर हज पिलग्रिम्स, कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिम्स के लिए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि कैलाश यात्रा करना चाहते हो तो सरकार की तरफ से ही कर सकते हो, हज जाना चाहते हो तो सरकार ही आपको ले जा सकती है, सरकार ही आपका जो है वो ग्रुप बनाती है और उसमें ले जाती है। तो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सरकार ने बना के रखा है। उस स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर आप कैलाश यात्रा यानी कि कैलाश मानसरोवर और हज पिलग्रिम्स ये एग्जेम्प्ट है, ये आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये बात आपने जाना। अब यहां पर बात आती है किराया देने की बात आ गई। आपने रिलीजियस प्लेस को किराए पर दिया है। जैसे मान लीजिए कि एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारा जगह है सामने में, उस पर कोई जो है अपना कथा करवाना चाहते हैं तो मैंने उसको किराए पर दे दिया है जनरल पब्लिक के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं एक ट्रस्ट बोलकर रजिस्टर्ड हूं, ये मंदिर जो है वो ट्रस्ट बोलकर रजिस्टर्ड है, तो उस परिस्थिति में एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो आपका कब एग्जेम्प्ट रहेगा? रेंट आने का बहुत सारा टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया यहां पर हम लोग अभी देखने के लिए जा रहे हैं। तो रेंट जो होता है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ओन्ड एंड मैनेज। पहली बात तो देखी जाएगी क्या ओन्ड एंड मैनेज ट्रस्ट करता है, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट करता है, तो हां करता है। क्या आप रिलीजियस पर्पस के लिए दे रहे हो? तो जी हां, रिलीजियस पर्पस के लिए भाड़ा दे रहे हैं। और क्या जनरल पब्लिक के लिए है या किसी को रोक भी आने से? तो जनरल पब्लिक के लिए ही है, आम इंसानों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि नो एग्जेम्पशन, यानी कि किराए पर एग्जेम्पशन नहीं रहेगा। अभी जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, खासकर इस्कॉन वगैरह में आप जो कॉमनली देखते हो कि रूम रेंट चार्ज किया जाता है। रूम रेंट का किराया अगर 1000 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। पर डे 1000 से ज्यादा रूम रेंट का रूम वगैरह जो लॉजिंग पर्पस वगैरह के लिए देते हो, उसका किराया अगर 1000 से प्लस है, 1000 या उससे कम एग्जेम्प्टेड है, 1000 या उससे कम एग्जेम्प्टेड है, 1000 प्लस है लॉजिंग पर्पस वगैरह के लिए देते हो, तो यहां पर आपका टैक्स लग जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि जहां पर भी रिलीजियस प्लेस होता है वहां पर आपका दुकानें वगैरह बहुत चलती है, खासकर फूल मालाओं की दुकान, अगरबत्ती की दुकान, चादर चढ़ाने जाते हो तो चादर की दुकान। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपका क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रीमाइस कमर्शियल
हॉल या फिर कल्याण मंडप या ओपन एरिया या लाइक या फिर शॉप है या फिर अदर स्पेस है, जैसे कि हाट जैसा है, इस्कॉन का है, बहुत सारा बड़ा स्पेस बना दिया है, वहां पर जो है दुकानदार लोग दुकान लगाएंगे। ठीक है, यानी कि बिजनेस या कमर्शियल से रिलेटेड हो तो किसी भी कीमत में अगर 10,000 और मोर, यहां पर लिखा हुआ 10,000 और मोर पर मंथ चार्ज किया जाता है तो ठीक है, किराए के रूप में 10,000 पर मंथ और मोर, ये आपका क्या हो गया। यहां पर बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं, कल्याण मंडप शादी वादी के लिए, कम्युनिटी हॉल देते हो, कल्याण मंडप देते हो, प्रीमाइस देते हो, ओपन एरिया देते हो, शॉप वगैरह के लिए देते हो, तो यहां पर 10,000 पर मंथ से ज्यादा चार्ज करने के लिए क्या होता है, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट की पूरी कहानी संपन्न कर ली। अब हमारी बात आती है रिवीजन की बात आती है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपने क्या क्या देखा। चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग योगा 12AA वाला करवाता है तो एग्जम्प्टेड होगा। रिलीजियस सेरेमनी या एक्टिविटी कंडक्ट करना एग्जम्प्टेड होता है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस अगर देते हो रिलीजियस प्लेस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, ओन्ड और मैनेज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन बाकी केस में रूम रेंट 1000 से ज्यादा तो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो दुकान वुकान देते हो 10,000 या उससे ज्यादा महीने का चार्ज करते हो किराया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिम्स की यात्रा करवाई जाती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। यहां पर आपने क्या देखा, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में, सॉरी चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर के बारे में पूरा एग्जम्पशन हम लोगों ने देख लिया। चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग योगा करवाता है 12AA वाला तो उस सिचुएशन में एग्जम्प्ट हो जाएगा। रिलीजियस सेरेमनी या एक्टिविटी कंडक्ट करना वो भी एग्जम्प्टेड हो जाता है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस जो रिलीजियस प्लेस जनरल पब्लिक के लिए होता है, ओन्ड और मैनेज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट बोलकर होता है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा रहने के लिए पर डे किराया चार्ज करा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, और दुकान चलाने के लिए 10,000 या उससे ज्यादा महीने का किराया चार्ज कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिम्स की यात्रा करवाता है तो वो भी आपका एग्जम्प्ट होता है। अब हम कहानी की चर्चा करेंगे लीगल सेक्टर के बारे में। कहानी की चर्चा करेंगे हम लोग लीगल सेक्टर के बारे में। मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लेते हो ना, उसमें यहां पर क्या बोलता है, जीएसटी में 3 बातें आती है। पहली तो MMNT, ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलते हो कि MMNT, तो उसके बाद दूसरी बात होती है APMUST, यानी कि मेमोरी टेक्निक से आप मस्त पढ़ाते हो, MUST, ठीक है, AP मस्त, ये बात आपने जो है लिख लेनी है। उसके बाद आता है झा, तो झा तो जाहिर सी बात है कि झा आप मस्त पढ़ाते हो, MMNT यानी कि मेमोरी टेक्निक को हम यहां पर बोलेंगे MMNT, क्योंकि अभिनव झा की अनोखी कक्षा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर झा और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट, झा रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो जे का मतलब यहां पर हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पर केवल कैटेगरी दी गई है, यहां पर बोला गया है कि गुड्स और सर्विस 2 कैटेगरी दी गई है। अगर सर्विस आपका जो है 20 लाख से एक्सीड करता है तो उस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 22 आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होता है वो क्या बोलता है कि जब आप लायबल होते हो ना, एक सेक्शन होता है आपका सेक्शन 22, ये बोलता है कि टर्नओवर के हिसाब से जब आप लायबल होते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में। सेक्शन 23 बोलता है कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 24 बोलता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर हाल में लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। यहां पर टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन, और 22 में टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन, और 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। 22 में टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन, 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 23 में नहीं लेना। 22 में टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन, 24 में पक्का लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और 23 बोलता है नहीं लेना, बच गए। ठीक है, तो यहां पर जो बात आती है कि रजिस्ट्रेशन हम लोग यहां पर 22 के लिए टर्नओवर की सीमा देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो टर्नओवर की जब हम लोग सीमा देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आपने देखा कि इन सब स्टेट में गुड्स के केस में कितना और सर्विस के केस में कितना, ये अलग बताया गया है। गुड्स के केस में 40 लाख से एक्सीड करते हो तो 40 लाख से ज्यादा, ठीक है। सर्विस के केस में बताया गया 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा। अब जाहिर सी बात है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों होगा, तो सर्विस इन्वॉल्व हो तो 20 लाख एक्सीड करते के साथ आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर जहां तक बात करते हैं, यहां पर कुछ स्टेट है APMUST, ठीक है, APMUST यानी कि यहां पर क्या हो गया, A से अरुणाचल प्रदेश हो गया, P से पुडुचेरी हो गया, अरुणाचल प्रदेश पुडुचेरी, उसके बाद मेघालय, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड के बाद आपका S से हो गया, मैं एक मिनट देख के लिख देता हूं, ठीक है, तो A से मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया, P से पुडुचेरी हो गया, उसके बाद M से मेघालय हो गया। ठीक है, ये मेघा जो है
अरुणा और मेघा जो है यहां पर कवर कर जाती है। ठीक है, अरुणा और मेघा पुडुचेरी में रहती है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, मेघा से मेघालय और पुडुचेरी उत्तराखंड, सिक्किम तेलंगाना, सिक्किम तेलंगाना। यहां पर एम को अलग से मेघालय को याद रखना जरूरी इसलिए था क्योंकि 2 एम और आता है हमारे केस में। यह है मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा। तो मणिपुर के केस में जहां तक बात आती है, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा के केस में गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है, 10 लाख की सीमा बताई गई है। 10 लाख से एक्सीड करेगा तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे सेक्शन 22 के हिसाब से। टर्नओवर अगर आपके स्टेट से जो आपने आउटवर्ड सप्लाई करा ना वो एक्सीड करता है तो उस सिचुएशन में, ये वाले स्टेट में से अगर आउटवर्ड सप्लाई करते हो और 10 लाख की सीमा एक्सीड कर जाती है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर आपका एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन है और ये वाले स्टेट में अगर फॉल कर जाते हो, ठीक है, ये वाले स्टेट में भी आपका रजिस्ट्रेशन है और अदर स्टेट में भी है, तो ये वाले स्टेट का ही लिमिट आपको देखना है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपका एपी एमयूएसटी, इसका मतलब क्या हो गया कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद आपका क्या हो गया पुडुचेरी, सिक्किम और तेलंगाना। तो यहां पर टी के केस में एक जो है इस साइड में टी है त्रिपुरा और इसमें टी है तेलंगाना। ठीक है, तो अरुणा और मेघा हमेशा तेल लगा के रहती है तो तेलंगाना। ठीक है, अब यहां पर ये जो सारी चीजें हैं, यहां पर टर्नओवर है 20 लाख का, गुड्स या सर्विस हो या बोथ हो, यहां पर टर्नओवर का लिमिट है 20 लाख का। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर तो है नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्यों याद करवाए, क्योंकि आपको काम आने वाला है। ये आपके मई 2020 के रिस्पेक्ट का अमेंडमेंट है, मई 20 के एग्जाम के रिस्पेक्ट का अमेंडमेंट है। तो हम लोग जो अगला एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो लीगल सेक्टर के बारे में बात करते, लीगल सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब लीगल सेक्टर में बात आती है यहां पर किन लोगों की, 3 लोगों की। एक, अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। दूसरा बोलता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर आपका फर्म ऑफ एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह खुद ही बताता है कि सीनियर एडवोकेट का क्राइटेरिया किसने पूरा किया। बस आपको याद रखना है सीनियर एडवोकेट। ठीक है, और इमेजिन करना है एक बुढ़े अंकल टाइप का, राम जेठमलानी टाइप का जो है एडवोकेट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थर्ड कैटेगरी हमारा क्या आएगा, सीनियर एडवोकेट का एग्जेम्पशन। बहुत आसान है आपको याद रखना, इसलिए आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद रहेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, जहां पर हम लोग बात करेंगे जो एकदम बिंदास एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, यहां पर हम लोग सबके केस में पहले बिंदास एग्जेम्पशन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बिंदास एग्जेम्पशन। ठीक है, एग्जेम्प्ट, ये तीनों कैटेगरी की हम लोगों ने बात करी। अब जहां तक एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो यहां पर हमारी बात आती है कि अगर 2 नॉन बिजनेस एंटिटी को ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो एकदम एग्जेम्प्ट है। अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सरकार लोगों को, सरकार लोग जैसे ही मैंने बोला 5 लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट एंटिटी, इनको भी एकदम बिंदास एग्जेम्पशन है। ठीक है, अब ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं, जो अदर देन सीनियर एडवोकेट वाले के केस में एक लिस्ट और बढ़ गया। ठीक है, 2 नॉन बिजनेस एंटिटी तो हो ही गया। ठीक है, 2 गवर्नमेंट वगैरह हो गया, ये 5 लोग सरकार लोग, यानी कि 5 लोग। उसके अलावा एक बताया गया है कि इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को आप देते हो, तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को, दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म को देता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। अब ये थर्ड कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हो तो थर्ड कैटेगरी बिल्कुल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टाइप का है। भले सीनियर एडवोकेट के केस में बोला गया है कि दूसरे एडवोकेट को भी देते हो ना, तो यानी कि माना जाएगा कि आप बिजनेस एंटिटी को ही दे रहे हो, माना जाएगा कि आप दूसरे बिजनेस एंटिटी को ही दे रहे हो। ठीक है, तो 2 नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट हो गया। 2 गवर्नमेंट वगैरह मतलब सरकार लोग में मैंने जैसे ही बोला 5 लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, ये 5 लोग जो है वो गवर्नमेंट वगैरह जैसे ही मैंने बोला उसमें आ गए, तो ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपने सेक्शन नंबर 22 अभी देखा, जिसमें टर्नओवर की सीमा आपने जो देखी है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाली, उसमें देखा है कि अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है उस लिमिट से तो वो रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक शब्द बोलेंगे, अप टू टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां पर देखिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सेक्शन 22 बोलता है कि लायबल होने के 30
30 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लायबल होने के 30 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बोला है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, देखो भाई साहब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है। तो अप टू टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर एग्रीगेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच लिमिट विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपने क्या बोला कि इस साइड का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस साइड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट, और इस साइड लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आरएचएस साइड में जो है राइट हैंड साइड में देख सकते हो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि टर्नओवर की सीमा एक्सीड कर गई है। तो अगर आपका यहां पर टर्नओवर है अप टू टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये अप टू मतलब एक्सीड करेगा तभी आपको लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। तो यहां पर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले का जो भी आपका सप्लाई होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तक का सप्लाई जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर लायबल फॉर सप्लाई नहीं हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है इस साइड में टैक्सेबल होता है। तो ये एग्जेम्पशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एग्जेम्पशन चैप्टर देख रहे हैं। यहां पर टैक्स लगेगा तो कैसे टैक्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा। ये आप सप्लाई किसको करते हो, इस साइड में सप्लाई किसको करते हो, टू बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करते हो, टू बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करते हो। तो उनका टर्नओवर जो होता है आपका, तो एक बार आप नोट सामने में खोले हो तो फिर देख सकते हो कि एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी इन लीगल सेक्टर। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एंटिटी, पहले ये सीमा 20 लाख की थी। पहले क्या होता था ना कि अप टू 20 लाख वाले को क्या था ना, पहले क्या होता था कि 20 लाख तक की सीमा तक वाले को इस साइड को एग्जेम्प्ट होता था, इस साइड को टैक्स लगता था, और जहां पर टैक्स लगता था वहां पर आरसीएम के बेसिस पर टैक्स लगता था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लगता था, ठीक है। इस साइड एग्जाम्प्ट होता था। अभी यहां पर क्या कर दिया गया है कि आपका ये 20 लाख का जो है ना काट दिया गया है। फिर बोला गया सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट, सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आपको जो देखना है कि आपका एग्जेम्प्टेड जो है, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी अमाउंट था आपका, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी अमाउंट था आपका, वहां तक आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। मतलब साफ साफ बोलो कि पिछले साल आपको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा था, आपने टर्नओवर की एक्सीडिंग नहीं की थी सीमा, तो करंट ईयर का नहीं देखना है, पिछले साल का देखना है। पिछले साल आपने सीमा एक्सीड नहीं की थी रजिस्ट्रेशन वाली, तो करंट ईयर में आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस एंटिटी को भी देते हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो सीमा पिछले साल की देखनी है, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जाता है तो बिजनेस एंटिटी को दिया जाता है, तो यहां पर बात करते हैं फिर से वही एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। जो आपको रजिस्ट्रेशन लेने तक की सीमा है उस तक का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन जब टैक्स लगने की बात आती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर में आपने देखा है कि बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस देते हो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका, कि आपका ये लीगल पर्सन लोग भी देते हैं अगर मान लीजिए, तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है वो टैक्स देती है, तो आरसीएम यहाँ पर लगेगा। फिर जहां तक बात करते हैं सीनियर एडवोकेट के बारे में, तो यहां पर ना केवल बिजनेस एंटिटी आएगा, उसके अलावा अदर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट आएगा, ठीक है। अदर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट भी आएगा। यहां पर भी सेम बात हो गई कि एग्रीगेट टर्नओवर वाला, ठीक है, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इस साइड एग्जेम्प्ट और इस साइड टैक्स तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या कहानी देखी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की पूरी कहानी देखी। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के केस में हम लोगों ने देखा कि नॉन बिजनेस एंटिटी को या गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दिया जाता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। बिजनेस एंटिटी को दिया जाता है तो अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के हिसाब से आपका जो है टर्नओवर एग्जेम्प्ट था, तो वहां तक जो है आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो है वो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लगता है। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात होती है, तो 3 लोगों को सर्विस देने पर एग्जेम्प्ट होता है। नॉन बिजनेस एंटिटी
दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। बिजनेस एंटिटी के केस में सेम देखना है कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने टर्नओवर एक्सीड नहीं किया था रजिस्ट्रेशन वाला, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना अमाउंट तक आपका टर्नओवर का लिमिट है उतने तक एग्जेम्प्ट होगा। सप्लाई करने पर आउटवर्ड सप्लाई, उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देना पड़ेगा। सीनियर एडवोकेट की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एग्जेम्पशन में 2 ही लोग आते हैं, बाकी एडवोकेट में 3 लोग आते थे एग्जेम्पशन में, बिंदास एग्जेम्पशन में। बिंदास एग्जेम्पशन यानी कि पूरा बिना ये एग्रीगेट टर्नओवर वाला झंझट नहीं है, उसको बिंदास एग्जेम्पशन हमने बोला। ठीक है, तो 2 बिजनेस एंटिटी, 2 गवर्नमेंट लोगों को केवल 2 ही लोग आते हैं, सीनियर एडवोकेट के केस में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को दिया या दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को दिया तो एग्रीगेट टर्नओवर वाला मामला वहां पर आ जाएगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मना करता था, रजिस्ट्रेशन नहीं लेने की आवश्यकता है जीएसटी में, आपका वो टर्नओवर का आपका लिमिट है, तो आपको टर्नओवर का लिमिट देखने के लिए केवल यहां पर चेक करना है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है दूसरी चीजों से। ठीक है, अब पिछले साल का आपने देख लिया कि चलो भाई हमारा टर्नओवर जो है 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख जो भी एक्सीड नहीं करा था, तो करंट इस ईयर में हमको 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख जो भी सीमा थी वहां तक एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बाकी ऊपर का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने लीगल सेक्टर की चर्चा करी, जिसमें हम लोगों ने देखा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को और सीनियर एडवोकेट को, नॉन बिजनेस एंटिटी और सरकार लोगों को सर्विस देने पर बिंदास एग्जेम्पशन है। ठीक है, फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को और सीनियर एडवोकेट को, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, और क्या बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर वाला मामला आ जाता है। इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को अदर देन सीनियर एडवोकेट को बिंदास एग्जेम्पशन 3 है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है लीगल सेक्टर की कहानी संपन्न की। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो काफी पसंद आया होगा। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हमारा एग्जेम्पशन की कहानी अब आगे बढ़ती है और आपकी जो कहानी आती है, हम लोग बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की चर्चा आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर में भी देखी थी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपने देखा था कि जो रेंटिंग करने की बात आती है वो हम लोगों ने रिलीजियस सेक्टर में एक बार पहले ही देख रखा है। एक रिलीजियस सेक्टर वाला जो है हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। यहां पर जो रेंट दिया जाता था उसमें बोला गया कि ओन्ड एंड ऑपरेट बाय एंड मैनेज बाय ट्रस्ट होता है, जनरल पब्लिक के लिए देते हो, ठीक है, रिलीजियस पर्पस वगैरह के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर रूम रेंट बोलकर देते हो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो 1000 से ज्यादा चार्ज करोगे तो टैक्सेबल, और बिजनेस करने के लिए 10,000 या उससे ज्यादा महीने का चार्ज करोगे तो टैक्सेबल। ठीक है, ये 2 केस में टैक्सेबल देखा था हम लोगों ने। ये भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, लेकिन ये रिलीजियस सेक्टर के द्वारा हो गया। अब हम लोग बाकी चीजों की बात करते हैं कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन करता है, अगर बाई सरकार लोग करते हैं, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी। यहां पर गवर्नमेंट एंटिटी शब्द नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ये सरकार लोग रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट देते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये लोग अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट देते हैं ये सरकार लोग, तो उस सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से 9 के 1 के हिसाब से यही लोग टैक्स देंगे, ये सप्लायर लोग ही टैक्स देंगे। तो ये हो गए सप्लायर और ये लोग लेने वाले हो गए रिसिपिएंट। ठीक है, तो एक केस में रिसिपिएंट टैक्स देगा रिवर्स चार्ज से, और एक केस में सप्लायर खुद ही चार्ज देगा, भले ही ये सरकार है उसके अलावा उसके बावजूद भी आपको टैक्स लिया ही जाएगा। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर एग्जेम्पशन की बात जब आती है, तो ये एग्जेम्पशन में हम लोग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप रेसिडेंशियल यूज के लिए यानी कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का किराए पर लगाते हो, ठीक है, रेसिडेंशियल ठीक है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर आपने जो है रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए होटल इन क्लब या फिर जो है किसी कैंप पर कैंप साइट लगाते हो, ठीक है, कैंप साइट लगाते हो, या फिर आपने अदर नेम से पुकार लो, अदर नेम से पुकार लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सिचुएशन में यहां पर क्या बोला गया कि आपने रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए दिया, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस के लिए दिया है। ठीक है, और उसका चार्ज जो आपने किया है 1000। ठीक है, यहां पर आपका जो चार्ज दिया है, यहां पर आपका May 20 में जो है चेंजेस आया है। May 20 में बोला है कि अप टू 1000 तक एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, 1000 और लेस एग्जेम्प्ट। ठीक है, और उसके बाद 1000 प्लस है
तो यहाँ पर टैक्स लग जाएगा, 1000 प्लस है तो टैक्स लग जाएगा। तो पहली बात, आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर किराए पर देते हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो उस सिचुएशन में एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप होटल, इन, क्लब, कैंपसाइट या फिर अदर नाम से देते हो, जहां पर आप क्या करते हो, क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि आप पर डे के हिसाब से जो है चार्जेस लेते हो, जैसे होटल में रूम स्टे करने के लिए देते हो रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए, तो 1000 या उससे ज्यादा अगर चार्ज करते हो तो उस सिचुएशन में पर डे पर रूम के हिसाब से तो टैक्सेबल हो जाएगा। 1000 से ज्यादा तो टैक्सेबल होगा, 1000 या उससे लेस एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब यहां पर 1000 जो अमाउंट दिया गया है वो इक्विवेलेंट भी कहलाएगा, 1000 के इक्विवेलेंट भी रहेगा तो चलेगा, 1000 के इक्विवेलेंट भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने देखी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी देती है तो रजिस्टर्ड पर्सन को देती है, टैक्सेबल टेरिटरी में तो आरसीएम लगेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन इन लोगों को बोला गया कि भाई साहब अगर सरकार लोग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देते तो टैक्स तो दोनों मामले में लगेगा ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए बोला गया कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल यूज करने के लिए देते हो तो इवन सरकार लोग भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेसिडेंशियल यूज करने के लिए देगा तो उस परिस्थिति में एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी सप्लायर हो, ठीक है। उसके बाद होटल, इन, क्लब, कैंपसाइट, अदर नेम से पुकारो, ये यहां पर हम लोगों ने देखा था कि चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर के केस में भी 1000 से ज्यादा चार्ज करने पर जो है आपका टैक्सेबल हो जाता था। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, हम लोग अब जो कहानी की चर्चा करेंगे वो कहानी आती है इंटरटेनमेंट सेक्टर के बारे में। इंटरटेनमेंट, हम लोग जब ये कहानी की चर्चा करेंगे इंटरटेनमेंट सेक्टर के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका जो सप्लायर है, जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाला है वो आर्टिस्ट है, बाय आर्टिस्ट। अगर ये सप्लायर है, ये आर्टिस्ट है, ये आपका इंटरटेनमेंट करके देता है, ठीक है, क्लासिकल या फोक आर्ट, आर्ट फॉर्म में। अब ये क्लासिकल या फोक आर्ट फॉर्म में क्या हो गया आपका म्यूजिक, उसके बाद जो है डांस, थिएटर, म्यूजिक, डांस और थिएटर, म्यूजिक, डांस और थिएटर हो गया, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि आपका 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि आपने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो अप टू 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करेगा, अप टू 1.5 लाख तक चलेगा। प्लस ये जो आप आर्टिस्ट हो ना वो बतौर ब्रांड एम्बेसडर, नॉट एज ब्रांड एम्बेसडर, नॉट एज ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एग्जेम्प्ट होगा। अगर 1.5 लाख का एक्सीड किया या बतौर ब्रांड एम्बेसडर आपने ये इंटरटेनमेंट दिया तो उस परिस्थिति में यहां पर क्या होगा, उस परिस्थिति में यहां पर जीएसटी के लिए लायबल हो जाओगे, उस परिस्थिति में जीएसटी के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देखा। हम लोग इंटरटेनमेंट सेक्टर को अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अगले सेक्टर में अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा और धीरे धीरे एग्जाम्पशन जो चैप्टर है उसकी बारीकियों को मैं आपको समझाते जाऊंगा। खासकर जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो कभी देखोगे रोड से, कभी देखोगे रेल से, ये सब चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर वाला भी इंटरेस्टिंग आएगा, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जयराम जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभिनव झा डीटी एंड आईडीटी वीडियोस, उस पर जाकर जो है लाइक करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है। थैंक यू। आपके कमेंट से मुझे एप्रिसिएशन मिलता है कि मैं और भी मेमोरी टेक्निक का उपयोग करके और भी जो है बार बार रिवीजन करवा के इस तरह से आसान से प्रेजेंट करने वाले वीडियो बना सकूं।